पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, परमवीर चक्र, प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल, बहुत सारे अवार्ड्स हैं। अब इन सारे अवार्ड्स में भी ना काफ़ी सारे कैटेगराइजेशन है, सारे अवार्ड्स कॉमन नहीं है, कुछ है जो सिविलियन साइड के हैं, कुछ है जो ब्रेवरी साइड के हैं। अब एज द नेम गोस, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये 3 पद्म अवार्ड्स है। ओके, ये 3 अलग है और सारे ब्रेवरी अवार्ड्स जो होते हैं, परमवीर चक्र, प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल, ये सब अलग है। तो इस साल की जो पद्म अवार्ड्स की लिस्ट बाहर आई है, तो मैंने सोचा चलो एक शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाता हूँ जिसमें मैं पद्म अवार्ड्स का थोड़ा एक्सप्लेनेशन दूँ कि क्या है पद्म अवार्ड्स, कब निकले, किसको मिलता है, किस तरीके से दिया जाता है, ये सारी चीज़ें, बट इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। आने वाले वीडियोस में मैं जो बाकी के टाइप के अवार्ड्स है वो भी कवर करूंगा, बट आज का हमारा वीडियो लिमिटेड रहेगा स्पेसिफिकली पद्म अवार्ड्स पे। हेलो एवरीवन, मैं हूं हिमांशु, वेलकम बैक टू इंडियन क्वेश्चनियर। तो चलिए शुरुआत करते हैं पद्म अवार्ड्स के छोटे से हिस्टोरिकल डिटेल्स के साथ। 1954 में फर्स्ट टाइम इन अवार्ड्स की शुरुआत होती है। एट दैट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि कुछ पद्म अवार्ड्स, कुछ अवार्ड्स की कैटेगरी लाते हैं और जो एक्सेप्शनल जिन्होंने पब्लिक सर्विस किए उनको इन अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। 1977 में जो हमारे तब के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई साहब, उन्होंने इन अवार्ड्स को डिसकंटिन्यू कर दिया। माइट बी सम पॉलिटिकल रीजंस, बट 1977 से कुछ सालों तक पद्म अवार्ड्स डिक्लेयर नहीं किए गए। देन 1980 ऑनवर्ड्स इंदिरा गांधी गवर्नमेंट आती है, इंदिरा गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं एंड फ्रॉम 1980 अगेन पद्म अवार्ड्स स्टार्टेड। हर साल रिपब्लिक डे के दिन ये अवार्ड्स अनाउंस होते हैं, मिलते नहीं है। ओके, अनाउंस होते हैं, मिलते कब है? कुछ महीनों बाद, जनरली मार्च या अप्रैल में वो एक सेरेमनी रखी जाती है जहां राष्ट्रपति भवन में सभी अवार्डीज को इनवाइट किया जाता है और वहां पे सभी अवार्डीज को माननीय राष्ट्रपति जी के हाथों से ये अवार्ड दिए जाते हैं। अब इस अवार्ड की हिस्ट्री को हम थोड़ा सा और टटोले तो हमें ये पता चलता है कि 1954 में जब इन अवार्ड्स की शुरुआत हुई तब सिर्फ 2 कैटेगरी ऑफ अवार्ड्स थे, एक भारत रत्न और एक पद्म विभूषण। और वो जो पद्म विभूषण था उसको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया था, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। स्टार्टिंग में ही पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ऐसा 3 अलग अलग नहीं थे, तीनों कंबाइंड थे। देन एक साल बाद क्या हुआ, 1955 में ये जो पहला वर्ग है उसका नाम दे दिया गया पद्म विभूषण, ये जो दूसरा वर्ग है उसका नाम दे दिया गया पद्म भूषण और जो तीसरा वर्ग है उसका नाम दे दिया गया पद्मश्री। तो भले वो सब कॉमन थे लेकिन जस्ट एक साल बाद 55 में प्रॉपरली इन दिनों का नामकरण हुआ, प्रॉपरली नॉमेनक्लेचर चेंज किया गया और 55 ऑनवर्ड्स ये तीनों अवार्ड्स एग्जिस्टेंस में आए प्रॉपर तरीके से। पद्म अवार्ड्स नॉर्मल केसेस में पोस्टुमसली नहीं दिए जाते, मतलब अगर कोई अवार्डी है और उनकी डेथ हो जाती है तो डेथ के बाद नॉर्मल केसेस में गवर्नमेंट ऐसा अनाउंस नहीं करती कि वी आर डिक्लेयरिंग पद्मश्री और पद्म भूषण टू लेट सो एंड सो पर्सन, मगर एक्सेप्शनल केसेस में वो किया जा सकता है। तो ये याद रखिए कि नॉर्मल केसेस में पोस्टुमसली अवार्ड डिक्लेयर नहीं होते, बट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस गवर्नमेंट हैज द पावर टू डू इट। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि अगर किसी को पद्मश्री मिलता है तो क्या उसी को वापस से पद्म भूषण मिल सकता है? अगर किसको पद्म भूषण भी मिल गया तो क्या वो और अपग्रेड होकर पद्म विभूषण पे भी जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, इट इज़ पॉसिबल। मिनिमम 5 ईयर्स का गैप रखना पड़ता है, मतलब किसी को पद्मश्री मिला तो मिनिमम 5 ईयर्स के बाद उसको फिर पद्म भूषण के लिए डिक्लेयर किया जा सकता है, एंड अगर वो भी उनको मिल जाता है तो और 5 साल बाद पद्म विभूषण मिल सकता है। बट जैसा मैंने कहा, पोस्टुमसली के केस में भी कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस थे, यहाँ पे भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं। गवर्नमेंट को अगर लगता है कि नहीं कुछ बहुत ही एक्सेप्शनल काम किसी इंसान ने किया है तो ये 5 साल का गैप वहाँ लागू नहीं होगा, वहाँ शायद 2, 3 या 1 साल में भी अगर गवर्नमेंट को लगता है कि बहुत ही एक्सेप्शनल काम किया है तो चलो 1 साल में ही अपग्रेड करके पद्म भूषण या पद्म विभूषण दे दो। अब इन सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में कंडीशन ये आ जाती है कि द टोटल अवार्ड्स पूरे साल भर में जो मैक्सिमम पद्म अवार्ड्स गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है वो है 120। अब आता है मुद्दे का सवाल कि भाई कौन डिसाइड करेगा कि किसको पद्म अवार्ड मिलने चाहिए या नहीं। क्या होता है, एक कमेटी होती है, हर साल वो कमेटी का गठन होता है, प्राइम मिनिस्टर खुद इस कमेटी का गठन करते हैं। ये जो कमेटी होती है दैट इज हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी मतलब पूरे देश के यू कैन से द सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट होते हैं। ये कैबिनेट सेक्रेटरी इस कमेटी के चेयरपर्सन होते हैं और उनके अलावा इस कमेटी में अलग अलग डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज होते हैं, जैसे होम सेक्रेटरी हो गए, सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट, और 4 से 6 अलग अलग एमिनेंट पर्सन्स। अब ये एमिनेंट पर्सन्स कोई भी हो सकते हैं, वो अलग अलग फील्ड से हो सकते हैं, कुछ लॉ लिटरेचर के हो सकते हैं, कुछ से मूवी बैकग्राउंड्स के हो सकते हैं, कुछ जर्नलिस्ट हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ये आमतौर पे गवर्नमेंट ही डिसाइड करते हैं कि ये 4 से 6 एमिनेंट पर्सन कौन से फील्ड से आएंगे। बाद में ये कमेटी
जो भी रिकमेंडेशंस बनाती है, अगर ये कमेटी ने सोचा कि चलो भाई ये 10 लोगों को इस साल पद्मश्री दे दो, ये 15 लोगों को पद्म विभूषण दे दो, तो फाइनली ये कमेटी ने जो भी रिपोर्ट बनाया होता है ये प्राइम मिनिस्टर के सामने रखा जाता है, एंड प्राइम मिनिस्टर साहब को उस पर अप्रूवल मिल गया तो वो बाद में प्रेसिडेंट साहब के पास भेजा जाता है, और प्रेसिडेंट साहब ने भी अगर अप्रूवल दे दिया तो देन दैट इज फाइनल। जो भी कमेटी ने बोला होगा उन सारे लोगों को वो सारे रिस्पेक्टिव अवार्ड्स मिल जाएंगे। अब जिन जिन लोगों को ये अवार्ड देना है, ये एक नॉर्मल सा सवाल है कि भाई वो किन किन क्षेत्रों के होने चाहिए, मतलब एक्सेप्शनल सर्विस तो उनको करनी है, मगर किन किन फील्ड के एक्सेप्शनल सर्विसेज अलाउड है। तो ये जो पब्लिक सर्विस की लिस्ट है ये बहुत एग्जॉस्टिव है, ये सारी चीज़ें मतलब बहुत अलग अलग चीज़ें जो है हमारे सिस्टम में इंक्लूडेड है। इन सारी चीज़ों से रिलेटेड अगर कोई भी एक्सेप्शनल सर्विस आप कर लेते हैं तो द कमिटी कैन रिकमेंड योर नेम फॉर द पद्म अवार्ड्स, एंड इफ यू आर सिलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर देन आपको पद्म अवार्ड्स मिल सकता है। यहाँ पे सरकारी कर्मचारियों के लिए एक थोड़ा सा सैड न्यूज़ ये है कि पद्म अवार्ड्स गवर्नमेंट सर्वेंट्स को या फिर PSUs में काम करने वालों को नहीं दिया जा सकता। उसके लिए बहुत ज़्यादा वैलिड रीजंस है ऑब्वियसली, बिकॉज जो भी पब्लिक सर्विस जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स करते हैं दैट इज़ देयर लाइन ऑफ ड्यूटी, वो अपने कुछ एक्सेप्शनल अलग कुछ नहीं कर रहे, दैट इज़ एक्सपेक्टेड। वो पब्लिक सर्विस करने के लिए ही एम्प्लॉयड है और वहाँ पे फुल डेडिकेशन और कमिटमेंट से काम करना, पब्लिक सर्विस करना, दैट इज़ देयर ड्यूटी। तो शायद इसीलिए पब्लिक सर्वेंट्स को, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट्स को या PSU वालों को पद्म अवार्ड्स के एलिजिबिलिटी से बाहर रखा गया है। मगर यहाँ पे क्या चाहिए कि डॉक्टर्स और साइंटिस्ट अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में भी एम्प्लॉयड है स्टिल उनको पद्म अवार्ड्स मिल सकता है, बिकॉज वहाँ पे इनोवेशन का या फिर आउट ऑफ लाइन जाके कुछ अलग से एक्सेप्शनल पब्लिक सर्विस करने का स्कोप बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर कोई डॉक्टर या साइंटिस्ट है जो गवर्नमेंट सर्विस में है, स्टिल फॉर सम एक्सेप्शनल पब्लिक सर्विस इफ इज रेंडर्ड बाय एनी ऑफ देम, दे कैन बिकम एलिजिबल फॉर गेटिंग द पद्म अवार्ड्स। तो बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने आपको पद्म अवार्ड्स के पीछे का थोड़ा कंसेप्ट समझाने की कोशिश की कि कब शुरू हुआ, क्या है, क्यों है, किसको मिलता है, कैसे डिसाइड होता है कि भैया किसको देना है। तो एक बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की बिहाइंड द पद्म अवार्ड्स। दैट्स इट गाइस फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नए नए इन्फॉर्मेटिव कंटेंट वाले वीडियोस आते रहेंगे। टिल दैट टाइम स्टे ट्यून्ड, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड गुड बाय।